चलिए रोबोटिक्स नया टॉपिक स्टार्ट करना है आज। और आपको पता ही है कि ये यूनिट नंबर 9 में है। यूनिट नंबर 9 में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी लिखा है और उसी के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें पहले केवल कंप्यूटर हुआ करता था, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, लेकिन अब कंप्यूटर के साथ साथ उसमें ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ठीक है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे टॉपिक भी जुड़ गए हैं। ठीक है, अब उन्हीं में से एक रोबोटिक्स है। इसमें से सवाल भी आया है पिछले कुछ सालों में। अब उन सवालों को यदि हम देखें तो जिसमें आपको एक सवाल ये मिलेगा, किस संगठन ने व्योममित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया है। तो ये बड़ा आसान सा सवाल था, ठीक है, कोई भी बता देता, इसको इसरो ने ही किया था। लेकिन टफ सवाल भी आया एक, जिसमें पूछा गया कि रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा क्या है, PUMA क्या है। ठीक है, तो ये सवाल जो है मुख्य तौर पर यदि हम देखें तो रोबोटिक्स के इतिहास से आया है कि रोबोटिक्स का इतिहास कैसा रहा, कब कौन सी चीज़ें विकसित की गई क्रम से, यदि उनको हम जान ले तो ये सवाल वहाँ से बन जाएगा। ठीक है, ऐसे कई सारे सवाल हो सकते हैं। तो पूमा एक सवाल आया जिसका मतलब क्या था भाई, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, इसका आंसर था। और ये जो सवाल है मुख्य तौर पर रोबोटिक्स के इतिहास से आया था, जिसमें एक कंपनी मिलेगी आपको जिन्होंने पहली बार व्यावसायिक रोबोट के नाम पर एक रोबोटिक आर्म बनाया, आर्म का मतलब हाथ बनाया एक, ठीक है, और जिसका नाम पूमा रखा गया। ठीक है, और उसी पर बेस्ड ही सवाल था। तो ऐसे थोड़े से अब आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से मिले हैं, सवाल कम ही आए हैं। ये दोनों सवाल 2020 में आए शायद, ठीक है, 2021 में शायद सवाल डायरेक्टली कभी आया नहीं रोबोटिक्स से, लेकिन 2022 में ज़रूर आ सकता है। तो और दोनों ही सवाल जब देखते हैं तो दोनों का नेचर ऐसा समझ में आता है कि भाई एक ईजी है और एक थोड़ा सा टफ है ना। यदि पढ़ लोगे तो आसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी यदि इसको रखें तो थोड़ा सा मिड लेवल में रख सकते हैं, है ना। तो दोनों ही प्रकार के सवाल आए हैं, तो हमारी तैयारी का स्तर भी उसी प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, अब रोबोटिक्स की बात करते हैं। तो रोबोटिक्स में हमको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, हाई भी बोल रहा है आपको, है ना, तो उसका परिचय पढ़ना पड़ेगा। रोबोटिक्स के नियम पढ़ने हैं, थोड़ा सा इतिहास को जानना है। रोबोटिक्स के घटक कौन कौन से हैं, इनको हमको देखना है। रोबोट कितने प्रकार के होते हैं, इसको समझना है। रोबोट के अनुप्रयोग, प्रमुख रोबोट और भारत में रोबोटिक्स, इतने टॉपिक हमको इसमें क्लियर करने हैं। इतने टॉपिक यदि हम अच्छे से क्लियर कर ले तो रोबोटिक्स के सवाल जितने हो सकते हैं वो सारे बन जाएंगे आपसे। और इसमें ज़्यादातर जो सवाल होता है वो करंट बेस्ड ही होगा, है ना। तो ऐसी संभावना है, मान के चलिए कि वर्तमान समय में जो हाल फिलहाल में ज़्यादातर रोबोटिक्स जो चर्चा में है, जो रोबोट, उन पर सवाल हो सकता है बने। अब थोड़ी सी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसके हम 2 पार्ट में हम इसको करेंगे। एक पार्ट में हम इतनी चीज़ों को समझ लेंगे, फिर एक पार्ट में उतनी चीज़ों को, बाकी चीज़ों को। ठीक है, तो 2 पार्ट में इसका हम देखेंगे। अब जैसे रोबोटिक्स पर आए तो रोबोटिक्स के परिचय की बात करते हैं थोड़ी सी, कि रोबोटिक्स क्या है या रोबोट क्या है। तो रोबोट जैसे ही आप शब्द सुनते हो तो क्या आता है दिमाग में, ऐसा ही एक पुतला खड़ा आता है दिमाग में कि भाई ऐसा ही एक मानव सदृश्य आकृति का मशीन होगा, है ना। रोबोट क्या है, एक मशीन है। रोबोट कोई इंसान नहीं है ना। रोबोट को इंसान ने बनाया है, और इंसान जो भी हर चीज़ जो भी बनाता है, इन उपकरणों जितने भी धातुओं को मिला करके, वो सब मशीन है। तो रोबोट एक प्रकार की क्या होगी, मशीन है जो मानवीय निर्देशों का पालन करती है। ऐसा सामान्य तौर पर नासा एक परिभाषा कहता है। नासा की परिभाषा है रोबोट के संदर्भ में कि रोबोट एक मानव निर्मित मशीन है जो मानवीय निर्देशों का पालन करती है। ठीक है, ये नासा की परिभाषा है रोबोट के संदर्भ में। लेकिन रोबोट की जो हमारे दिमाग में इमेज बनी हुई है वो केवल इतने तक ही सीमित है वर्तमान समय में, है ना, कि भाई रोबोट यानी एक आदमी जैसे दिखने वाला एक पुतला या मशीन। ठीक है, लेकिन रोबोट केवल इतना नहीं है। हर वो चीज़ जो मानवीय निर्देशों का पालन करती है और बिना हाथ लगाए वो कुछ काम कर ले, जिसमें मानव अपना हाथ न लगाए, वो रोबोट है। ठीक है, जैसे JCB, आप उसको केवल निर्देशित करते हो बटन के माध्यम से, एंगल के माध्यम से, ठीक है, और वो किसी सामान को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देती है, वो भी एक प्रकार का रोबोट है। ATM मशीन, उसमें भी केवल आप निर्देश देते हो, ठीक है, कि विड्रॉल इतना पैसा निकालो, ठीक है, वो कहता है कोड डालो, फिर आप तुम कोड डालते हो और पैसा वहाँ से निकल जाता है। तो वो भी एक प्रकार की क्या है, वो भी एक प्रकार का रोबोटिक मशीन है। ठीक है, तो रोबोट का मतलब केवल इतना नहीं जो हमारे दिमाग में पहले से है कि इतना ऐसा पुतला आदमी जैसा, वही रोबोट नहीं है।
ठीक है। तो पहले ये धारणा को दिमाग में लाओ कि हर वो चीज़ जो निर्देशों का पालन करती है, जिसमें मानव अपना बिना हाथ लगाए काम हो जाता है उसका, वो रोबोट है। ठीक है, अब आपको जो है चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएगी। चलिए एक एक चीज़ें क्लियर करते हैं। परिचय पढ़ते हैं पहले नंबर 1, रोबोट का परिचय। तो रोबोट जो शब्द है, वो रोबोट शब्द एक स्लैव वर्ड है, चेक वर्ड है, ठीक है, जो रोबोटा से निकला है। ठीक है, एक स्लैव वर्ड है रोबोटा, उससे रोबोट शब्द निकल कर आया है। रोबोट शब्द स्लैव वर्ड रोबोटा से निकल कर आया है, जिसका सामान्य तौर पर शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधुआ, मजदूर या गुलाम। और रोबोट भी लगभग ऐसा ही है, समझ लीजिए, है ना, कि रोबोट जो है मानव के द्वारा बनाई गई मशीन है, जो जिसको आप जैसा निर्देश देते हो बिना किसी आनाकानी के क्या करता है? आपके निर्देशों का पालन कर लेता है। ऐसा तो नहीं है कि मशीन को हमने कहा कि मशीन को जैसे जेसीबी का बटन दबाया चालू होने का, तो ऐसा तो नहीं बोलेगी नहीं मैं चालू नहीं होती, ठीक है, नहीं मैं आज चालू नहीं होऊंगा, मेरा काम करने का मूड नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं बोलेगी। तो मशीन एक प्रकार का क्या है, यानी रोबोट क्या है? आपका एक प्रकार का क्या है? गुलामी है, जो आपके निर्देशों का पालन करता है। गुलाम कौन होता है? जो आपको कोई व्यक्ति को यदि जो जैसा बोल दे वैसा कर ले बिना किसी आनाकानी के, तो वो आपका गुलाम जैसा हो जाता है। ठीक है, वैसे ही रोबोट भी, इसका सामान्य अर्थ भी क्या है? बंधुआ, मजदूर या गुलाम, और वैसे ही लगभग रोबोट भी काम करता है। आगे बढ़ते हैं। नासा के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है? रोबोट एक स्वचालित मशीन है जिसका निर्माण मानव करता है और मानवीय निर्देशों पर काम करती है। ये रोबोट की परिभाषा है। नासा के अनुसार रोबोट एक स्वचालित मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है, और वो मानवीय निर्देशों का पालन करती है। चलिए, चेक गणराज्य के एक लेखक है जिनका नाम है क्या? कैरेल कापेक ने अपने नाटक RUR, बड़ा फेमस नाटक है ये, RUR, रोसुम के यूनिवर्सल रोबोट, उसका पूरा नाम है रोसुम के यूनिवर्सल रोबोट में सन 1920 में पहली बार रोबोट शब्द का इस्तेमाल किया था। तो रोबोट शब्द पर हम छानबीन करने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर 1 आपको यहाँ याद रखना है कि रोबोट शब्द किससे निकला है? स्लैव वर्ड है रोबोटा, उससे निकल कर आया है। नंबर 1 रोबोट का हमने देखा परिचय कि भाई वो है क्या चीज़, तो एक ऑटोमेटिक मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है जो मानवीय निर्देशों पर काम करती है। रोबोट शब्द कहाँ से, किसने सबसे पहली बार इस्तेमाल किया? तो कैरेल कापेक ने सबसे पहली बार 1920 में इसका इस्तेमाल किया, जो चेक गणराज्य के एक लेखक है, और उन्होंने अपनी किताब में इसका उल्लेख किया, अपने एक नाटक में इसका उल्लेख किया, जिसका नाम क्या था? RUR, रोसुम के यूनिवर्सल रोबोट। ठीक है, रोसुम के यूनिवर्सल रोबोट, इसका पूरा नाम है RUR का। हो सकता है कभी RUR का भी पूरा नाम पूछ लिया जाए। तो इतनी बातें यहाँ से हमारे काम की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोबोटिक्स, अब देखिए रोबोट शब्द अलग है और रोबोटिक्स शब्द अलग है। रोबोट का मतलब आपने एक मशीन को समझा, ठीक है, रोबोट मतलब एक मशीन, ऑटोमेटिक मशीन, लेकिन रोबोटिक्स उससे थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है उसका। ठीक है, रोबोटिक्स के अंतर्गत जो है एक विज्ञान की एक शाखा है। रोबोट केवल, देखिए रोबोट एक आउटपुट था और रोबोटिक्स अध्ययन का एक विषय है। ठीक है, तो विज्ञान की एक शाखा है रोबोटिक्स, जिसके अंतर्गत रोबोट के डिजाइन, उसके निर्माण, उसके संचालन और उसके उपयोग को शामिल किया जाता है। मतलब रोबोटिक्स विज्ञान की एक ऐसी शाखा है या अध्ययन का एक ऐसा विषय है जिसमें रोबोट के निर्माण, उसके संचालन, उसके उपयोग जैसी चीज़ों को शामिल किया जाता है। मतलब रोबोट से जुड़े हर काम को किसके अंतर्गत? रोबोटिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो रोबोट एक मशीन है, लेकिन रोबोटिक्स क्या है? एक विषय है, विज्ञान का एक विषय है जिसका अध्ययन करते हैं। चलिए, अमेरिकी लेखक आइजैक असिमोव ने सन 1942 में अपनी पुस्तक रन अराउंड, ये पुस्तक है रन अराउंड, में इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया। रोबोट शब्द का इस्तेमाल किसने किया? कैरेल कापेक ने। रोबोट शब्द का इस्तेमाल सन 1920 में कैरेल कापेक ने किया। कैरेल कापेक ने रोबोट शब्द का इस्तेमाल किया और उनके नाटक का नाम क्या था भाई? RUR। इस नाटक में सबसे पहली बार रोबोट शब्द आया, लेकिन रोबोटिक शब्द जो ब्रॉड अवधारणा को दिखाता है, ठीक है,
रोबोटिक्स। और ये जो कैरल कैपेक है किस देश के हैं भाई? चेक गणराज्य के हैं, है ना। चेक गणराज्य कहाँ का देश है? यूरोप का देश है। चेक गणराज्य के लेखक है। और ये जो रोबोटिक शब्द है, रोबोटिक शब्द, वो रोबोटिक शब्द का इस्तेमाल सन 1942 में सबसे पहली बार किसने किया? अमेरिकी लेखक आइजैक असिमोव ने। आइजैक असिमोव ने किया। आइजैक असिमोव ने किया। ठीक है, तो दोनों ही बातों को याद रखना है। रोबोट शब्द का इस्तेमाल किसने किया, कब किया, किसमें हुआ, और रोबोटिक शब्द का इस्तेमाल कब किया, किसने किया, किस देश का व्यक्ति था और किसमें किया, तो एक उनकी किताब है रन अराउंड में। ठीक है, रोबोट शब्द का इस्तेमाल 1920 कैरल कैपेक जो चेक गणराज्य के लेखक है और अपना नाटक RUR में किया। रोबोटिक शब्द का इस्तेमाल सन 1942 में, मतलब कितने साल बाद? 22 साल बाद रोबोटिक शब्द आया और उसका इस्तेमाल किया आइजैक असिमोव ने। और उनकी एक किताब है, उसका नाम क्या है? रन अराउंड, उसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आइजैक असिमोव। और आइजैक असिमोव को मुख्य तौर पर जाना जाता है कि वो उनके जितने भी लेखन सामग्री उनकी है, वो एक साहित्यकार है आइजैक असिमोव, और उनके द्वारा जो लिखे गए जो जितनी किताबें हैं वो ज़्यादातर रोबोटिक्स पर ही लिखी गई है। रोबोटिक्स पर ही लिखी गई है। यदि रोबोटिक्स की बात करो तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट किताब, या पूरे रोबोटिक्स के इतिहास को आप देखोगे तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट किताब जो रोबोटिक्स के क्षेत्र में जानी जाती है वो है आई रोबोट। ठीक है, इसमें इसको आप लिखें अपनी कॉपी में कि आई रोबोट रोबोटिक्स के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण किताब है, जिसका जो लिखी किसके द्वारा गई है? आइजैक असिमोव के द्वारा। आइजैक असिमोव के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम क्या है? आई रोबोट। और ये पूरे के पूरे रोबोटिक्स या रोबोट का जो है, एक कह सकते हो कि शुरुआती चरण में एक बेहतरीन किताब थी जिस पे आधार पर ही आगे का अध्ययन हुआ, आई रोबोट। ठीक है, और आई रोबोट आगे भी आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रोबोटिक्स का इतिहास देखते हैं कुछ। रोबोटिक्स का इतिहास, रोबोटिक्स के इतिहास की यदि हम बात करें तो अभी तक हमने दो चीज़ों को देखा कि रोबोट शब्द कहाँ से आया, रोबोटिक्स शब्द कहाँ से आया, ठीक है, और कौन कौन से व्यक्ति और किस देश के व्यक्ति उससे जुड़े हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि पहली बार व्यावसायिक स्तर पर रोबोट का निर्माण काम कब से चालू हुआ। तो दो व्यक्ति है, जॉर्ज डेवोल और जोसेफ एंजलबर्गर के द्वारा सबसे पहले एक कंपनी स्थापित की गई जिसका नाम क्या था? यूनिमेशन। यूनिमेशन कंपनी रोबोटिक्स के क्षेत्र में, व्यावसायिक रोबोटिक्स के क्षेत्र में स्थापित होने वाली पहली कंपनी थी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रोबोटिक्स के व्यावसायिक उपयोग की। ठीक है, कि व्यावसायिक उपयोग कब से चालू हुआ। तो दो व्यक्ति, जॉर्ज डेवोल और जोसेफ एंजलबर्गर, उन्होंने एक कंपनी बनाई सन 1954 में, एक कंपनी बनाई यूनिमेशन कंपनी, और इनके द्वारा एक पहला व्यावसायिक रोबोट बनाया गया जिसका नाम क्या था? यूनिमेट। ठीक है, कंपनी का नाम है यूनिमेशन और उनके द्वारा बनाए गए रोबोट का नाम क्या है? यूनिमेट। ठीक है, और ये जो है, अब दो सवाल यहाँ से बन सकते हैं, रोबोट के निर्माण के लिए स्थापित पहली व्यावसायिक कंपनी कौन सी है? तो यूनिमेशन है, जो स्थापित किसके द्वारा की गई? दो व्यक्ति है, जॉर्ज डेवोल और जोसेफ एंजलबर्गर, उनके द्वारा स्थापित है। और व्यावसायिक स्तर पर बनाया गया पहला रोबोट कौन सा है? तो पहला रोबोट कौन सा है? यूनिमेट रोबोट है। यूनिमेट, पहला रोबोट यूनिमेट, पहली कंपनी यूनिमेशन, दोनों का नाम एक जैसा ही है तो याद रखा जा सकता है। यूनिमेशन कंपनी फर्स्ट रोबोटिक्स कंपनी ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, चलिए जॉर्ज डेवोल के बारे में। जॉर्ज डेवोल जो है रोबोटिक्स के पितामह कहलाते हैं, ग्रैंडफादर ऑफ रोबोटिक्स। ग्रैंडफादर ऑफ रोबोटिक्स जॉर्ज डेवोल ये है। ठीक है, जॉर्ज डेवोल ग्रैंडफादर ऑफ रोबोटिक्स कहलाते हैं। इसके अलावा जो जोसेफ एंजलबर्गर है वो रोबोटिक्स के पिता या जनक कहलाते हैं। फादर ऑफ रोबोटिक्स कौन है? जोसेफ एंजलबर्गर है। इनके द्वारा, इन दोनों के द्वारा मिलकर रोबोटिक्स के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लाई गई, है ना। और एक क्रांति किस रूप में थी? यूनिमेशन कंपनी, और इनका मुख्य फोकस किस पर रहा? व्यावसायिक रोबोट बनाने पर। और पहला रोबोट कौन सा बना? यूनिमेट बना। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर कुछ तथ्य याद रखने हैं। नंबर 1, रोबोट शब्द कहाँ से आया? तो रोबोटा से आया। ठीक है, जो कि एक स्लेव शब्द है, रोबोटा वहाँ से आया। सबसे पहली बार रोबोट शब्द का इस्तेमाल किसने किया? कैरल कैपेक ने किया सन 1920 में। उसके बाद रोबोटिक शब्द, है ना। अच्छा, जो कैरल कैपेक थे उन्होंने किस में किया? अपने एक नाटक RUR में किया। उसके बाद आया रोबोटिक शब्द
22 साल बाद 1942 में, और उसका इस्तेमाल किसने किया? आइजैक असिमोव ने अपनी किताब रन अराउंड में उसका इस्तेमाल किया। ठीक है, और उसके बाद हम आ गए इतिहास पे। इतिहास में हमने देखा दो व्यक्ति, जॉर्ज डेवोल और जोसेफ एंजलबर्गर, उन्होंने एक कंपनी स्थापित की यूनिमेशन, और उस कंपनी के द्वारा पहला रोबोट बनाया गया यूनिमेट। ठीक है, और उस यूनिमेट रोबोट के आधार पर ही फिर जॉर्ज डेवोल को क्या कहा जाता है? रोबोटिक्स के पितामह, और एंजलबर्गर को रोबोटिक्स का पिता या फादर ऑफ रोबोटिक्स के नाम से जाना जाता है। इतना तथ्य पर्याप्त है। चलिए, रोबोटिक्स के कुछ नियम हैं। इतिहास के बाद हम रोबोटिक्स के नियम पर आते हैं, और ये जो रोबोटिक्स के नियम हैं वो हमने, जैसे इससे पहले हमने एक किताब पढ़ी आई रोबोट नाम की किताब में रोबोटिक्स के नियम लिखे गए हैं, और ये किताब किसने लिखी भाई? आइजैक असिमोव ने। तो दो व्यक्ति बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, शुरुआत में कैरल केपेक और उसके बाद आइजैक असिमोव। आइजैक असिमोव ने बहुत सारी किताबें लिखी रोबोटिक्स पर। ठीक है, इसके पहले हमने देखा स्लाइड में। ठीक है, तो उनको याद रखना है। सर आइजैक असिमोव ने आई रोबोट नाम की किताब में रोबोटिक्स के कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। रोबोटिक्स के नियमों की संख्या कितनी है, ऐसा भी सवाल आ सकता है। ठीक है, रोबोटिक्स के 3 नियम हैं। अब 3 नियम में नंबर 1 नियम नंबर 1, रोबोट मनुष्य को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सीधी सी बात है, मनुष्य यदि बना रहा है कोई चीज़ तो अपने लाभ के लिए बनाएगा, अपने नुकसान के लिए तो नहीं बनाएगा। ठीक है, तो रोबोट कभी भी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नंबर 2, रोबोट के द्वारा मनुष्य के सभी आदेशों का पालन किया जाएगा। नंबर 2 क्या है? रोबोट के द्वारा जो है मनुष्य जो निर्देश उसको देगा, जो आदेश उसको देगा, वो उसका पालन करेगा अवश्य रूप से, है ना। आगे नंबर 3, रोबोट अपने अस्तित्व को तब तक बनाए रखेगा जब तक कि यह ऊपर दिए गए दोनों नियमों का विरोध ना करे। इसका मतलब ये है कि देखो, नंबर 1 नियम जो था वो क्या है? रोबोट कभी मानव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नंबर 2, रोबोट हमेशा मानव के आदेशों का, निर्देशों का पालन करेगा, और यदि ये दोनों नहीं करता है, यदि वो मानव निर्देशों का पालन करना बंद कर दे। एक मूवी आई थी रोबोट मूवी, रजनीकांत की, देखा आपने, चिट्ठी। आदेश का पालन करना बंद कर देता है, आदेश मानना बंद कर देता है ना, और क्या करने लगता है? मनुष्य को नुकसान पहुंचाने लगा। मतलब शुरुआती दोनों नियम क्या किया उसने? तोड़ दिया, उसका पालन करना बंद कर दिया। तो तीसरे नियम अंतिम में क्या होता है? चिट्ठी क्या करता है? अपने आप को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है कि नहीं कर देता है? तो तीनों नियम चिट्ठी पर ऐसा याद रख लो। नंबर 1, रजनीकांत के आदेश का पालन करना है। ठीक है, सॉरी, नंबर 1 नुकसान नहीं पहुंचाना है। नंबर 2, रजनीकांत ने जैसा बोला है वैसा करना है। ठीक है, और नंबर 3, यदि नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, कभी उपद्रव किया, तो अंतिम में अपने आप को खुद ही डिस्ट्रॉय कर लेना है, खुद को स्वयं ही डिस्ट्रॉय कर लेना है। ये इसके 3 नियम हैं रोबोटिक्स के। ठीक है, तो बड़े आसान भी नियम है और इनकी संख्या पूछी जा सकती है। क्लियर? चलिए, रोबोटिक्स के 3 नियम हो गए, और देने वाले व्यक्ति का नाम आइजैक असिमोव है। आइजैक असिमोव ने रोबोटिक्स शब्द भी दिया और रोबोट के नियम भी दिए, दोनों बात किया उन्होंने। ठीक है, रन अराउंड उनकी किताब वहाँ थी और यहाँ पर आई रोबोट है। ठीक है, 2 किताबें भी हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स महासंघ। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक संस्था है जो रोबोटिक्स को क्या करती है? रेगुलेट करती है, रोबोटिक्स के क्षेत्र में काम करती है, या रोबोटिक्स में जितने भी काम होंगे उन सबको रेगुलेट करने का काम एक संस्था है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स महासंघ, IFR। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स महासंघ दुनिया भर में रोबोटिक्स उद्योग को बढ़ावा देने, उसको मजबूत करने और संरक्षित काम बढ़ावा दे रही है, मजबूत कर रही है और उसको संरक्षित करने के लिए स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। कोई सरकारी संगठन नहीं है, गैर लाभकारी संगठन है, एक NGO जैसे समझ लो, है ना। NGO जैसा एक संगठन है, गैर लाभकारी संगठन। और इसका मेन काम क्या है? रोबोटिक्स को बढ़ावा देना, उसको मजबूत करना, उसको संरक्षित करना। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई है 1987 में, 1987 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका कहाँ है? जर्मनी में है, फ्रैंकफर्ट में। ठीक है, फ्रैंकफर्ट के जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में इसका मुख्यालय है। अगला, वर्तमान अध्यक्ष इसके मैरिना बिल है। मैरिना बिल इसके वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, अब देखिए, रोबोटिक्स के संदर्भ में ये कहा जाता है, अभी बड़ी चर्चा छिड़ी हुई है रोबोटिक्स के विषय में कि रोबोटिक्स इंसानों की नौकरी खा जाएगा। ठीक है, या रोबोटिक्स आने वाला समय जो है रोबोटिक्स का समय होगा,
और उसमें मानवीय मूल्य जो है वो लगभग खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार के बहुत सारे वाद विवाद इसमें हैं, ठीक है। अब इन्हीं सभी संदर्भों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी ऐसी एजेंसियां बनी हैं, भारत में भी बनाई जा रही है, ठीक है, जो रोबोटिक्स के क्षेत्र में उनको रेगुलेट करने का काम कर रही है। और भारत में आपको पता है कि अब पिछले 2 सालों से या नीति आयोग जब से आया है तब से इस क्षेत्र में पहल बढ़ गई है। 2019-20 में सरकार ने रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों पर आधारित बजट पेश किया था पहली बार, और उसके बाद से लगातार आप देखोगे कि रोबोटिक्स के क्षेत्र में काम करने का चल रहा है। इस बार के भी बजट में आया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है सरकार के द्वारा, बहुत सारे स्तरों पर डिजिटल लाइब्रेरी की बात की गई। ये सारा कहीं ना कहीं जो है रोबोटिक्स को बढ़ावा देता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और कुछ जानकारी अर्जित करते हैं, ठीक है। इसमें स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब देखो ये जो शब्द है श्री, SRI, श्री, एक बड़ी फेमस कंपनी है और इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। इसकी जब स्थापना हुई थी तो इसको स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। SRI कंपनी रोबोटिक्स के क्षेत्र में काम करने वाली विश्व स्तर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, श्री कंपनी, ठीक है। अब इसका शॉर्ट नेम ही के नाम से ही पुकारते हैं, श्री इंटरनेशनल के नाम से, SRI इंटरनेशनल के नाम से, ठीक है। लेकिन इसका पूरा नाम क्या है वो पूछा जा सकता है, जैसे पूमा पूछ लिया गया वैसे ही श्री भी पूछा जा सकता है। स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम है और विश्व स्तर पर काम करने वाली, रोबोटिक्स के क्षेत्र में काम करने वाली सबसे प्रमुख कंपनियों में से एक है ना। एक कंपनी हमने वहाँ पढ़ी थी जो जॉर्ज डेवोल ने स्थापित की थी, यूनिमेशन कंपनी, उनको याद रखना है, और इसके बाद श्री कंपनी, ठीक है। भारत में भी एक कंपनी जो हाल ही में स्थापित की गई, एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब नाम की कंपनी रोबोटिक्स के क्षेत्र में काम करने वाली भारत की प्रमुख कंपनी है। एक कंपनी है श्री और एक कंपनी मिल गई आपको जो भारत में काम कर रही है, उसका नाम क्या है, एडवर्ब। और हाल ही में इस एडवर्ब नाम की कंपनी ने भारत का सबसे बड़ा रोबोटिक्स प्लेटफॉर्म स्थापित किया है नोएडा में, तो इसको याद रखना है। नोएडा में हाल ही में इस कंपनी ने भारत का सबसे बड़ा रोबोटिक्स प्लेटफॉर्म स्थापित किया है, या सबसे बड़ी रोबोटिक्स शाखा खोली है नोएडा में, ठीक है। और ये उसमें काम करेगा, सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है। चलिए एक और रोबोट है वाबोट, ठीक है, WABOT, वाबोट फर्स्ट, विश्व का प्रथम पूर्ण मानव सदृश दिखने वाला रोबोट है, ठीक है। विश्व का सबसे पहला मानव के जैसा दिखने वाला रोबोट, उसका नाम क्या है, वाबोट है। ये है आपके सामने वाबोट फर्स्ट विश्व का पहला ऐसा रोबोट है जो मानव के जैसा दिखता है। इसके पहले जितने रोबोट बने वो ऐसे नहीं दिखते थे मानव के जैसे, ठीक है। और ये स्थापित कब किया गया, 1972 में, और बनाने वाला कौन था, वासेदा विश्वविद्यालय। तो मानव के जैसे दिखने वाला पहला रोबोट, उसका नाम क्या है, वाबोट, और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम वासेदा विश्वविद्यालय है। 1972 में इसकी स्थापना की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिमेशन कंपनी के द्वारा, इसके पहले भी हमने पढ़ा है ना, यूनिमेशन कंपनी रोबोटिक्स के क्षेत्र में काम करने वाली सबसे प्रमुख कंपनी में से एक है, शुरुआती कंपनी है, ठीक है। यूनिमेशन कंपनी के द्वारा सन 1978 में PUMA प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली नामक रोबोटिक आर्म का निर्माण किया गया। देखो रोबोटिक आर्म ये है PUMA। इस प्रकार का रोबोट स्थापित किया यूनिमेशन ने। यूनिमेशन कंपनी ने दुनिया का पहला रोबोटिक आर्म, जिसका नाम क्या है, PUMA है, ठीक है। दुनिया का पहला रोबोटिक आर्म और कंपनी का नाम क्या है, यूनिमेशन कंपनी, उसके द्वारा स्थापित किया गया। इस कंपनी की स्थापना कब हुई, 1954 में जॉर्ज डेवोल और जोसेफ एंजलबर्गर द्वारा की गई, ठीक है। और उनके द्वारा जो स्थापित किया गया 1978 में, एक PUMA नाम का एक रोबोट बनाया गया जो रोबोटिक आर्म है, जो व्यावसायिक उपयोग के लिए बनाया गया, ठीक है। और अब पूरे के पूरे रोबोट में ये रोबोटिक आर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आगे देखने की जब हम घटक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे रोबोट के बारे में जानना है, लेकिन आज नहीं, आज हम रोबोट की मूलभूत अवधारणा को समझे और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे जैसे यूनिमेशन कंपनी इस प्रकार का रोबोटिक आर्म बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोबोट के घटक कौन कौन से हैं, इनको हमको देखना है। रोबोट के घटक में नंबर 1 पावर सप्लाई, ठीक है। जो रोबोट काम कर रहा है तो उसका शक्ति का स्रोत देखना पड़ेगा हमको। शक्ति का स्रोत नंबर 1, रोबोट के घटकों में नंबर 1 शक्ति का स्रोत है। नंबर 2 एक्चुएशन,
एक्चुएशन जो मुख्य तौर पर यदि हम रोबोट की बात करें तो उसकी मांसपेशी कहलाती है एक्चुएशन, ठीक है। अगला सेंसर, ताकि रोबोट समझ सके। जैसे अभी वर्तमान समय में आप देखोगे ड्राइवरलेस कार आ रही है, ड्राइवरलेस कार आ रही है। टेस्ला की कार देखे हो कभी? कभी जाकर देखो, टेस्ला की कार आई है, उन्होंने ड्राइवरलेस कार बनाई है एक, ठीक है। और वो पूरी तरह से सेफ कार है, दिखते भी बहुत लग्जरी है और महंगी भी आती है, ठीक है। और लेकिन उसकी खास बात यह है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको कार में जाके बस बैठना है, वो अपने आप चालू होगी, अपने आप चलेगी, अपने आप सिग्नल पे रुकेगी, दुर्घटना से आपको बचाएगी, ठीक है। सब कुछ ऑटोमेटिक है टेस्ला की कार, ठीक है। आगे तो ये काम कैसे कर रही होगी? सेंसर के माध्यम से काम कर रही है ना, सेंसर के माध्यम से। चलो आगे है मैनिपुलेशन, प्रचालक। मैनिपुलेशन का मतलब जैसे मैनिपुलेट करना, तो क्या होता है? मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब मैनिपुलेट एक तरीके से आप ऐसे समझ लो कि कुछ काम करने जैसा है, ठीक है, कुछ करने जैसा है, धोखा देने जैसा। जैसे इसका निगेटिव वर्ड, निगेटिव भी इस्तेमाल होता है। मैनिपुलेट कर दिया मतलब धोखा दे दिया, मुझे इस दिशा से उस दिशा में कर दिया। मतलब जैसे होता है ना कि यदि कोई बात कर रहा है किसी बारे में, ठीक है, यदि मैं मान लो कि मेरे से कोई बोले कि पैसा वैसा के लिए मांगने आए, ठीक है, मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, उसको बात में उलझा लूँगा और मैं उसको दूसरी तरफ ले जा लूँगा, ठीक है, बात करके। तो उसको मैंने क्या किया? मैनिपुलेट कर दिया कि भाई वो जहाँ बात करना चाह रहा था वहाँ से हटाकर मैंने उसको दूसरी जगह कर दिया, मतलब हटा दिया। तो हटाने वाला ही काम यहाँ पर भी होता है, मैनिपुलेट करने का काम, एक जगह से उठाकर किसी चीज़ को दूसरी जगह रख देना, ठीक है। तो मैनिपुलेट का काम होगा। चलो आगे आते हैं। लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब गतिशीलता। रोबोट चलता भी है तो चलने के लिए किस किस चीज़ का इस्तेमाल होगा? अगला कंट्रोलर, तो जैसे कंप्यूटर का सीपीयू उसका कंट्रोलर है, सीपीयू क्या है? उसका मस्तिष्क है, उसका कंट्रोलर है। मेन कंट्रोल क्या करता है? सीपीयू करता है कंप्यूटर में। वैसे ही रोबोट में भी कंट्रोलर होता है, उसमें सीपीयू ऐसी कुछ हार्ड डिस्क कुछ लगी होगी, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसकी एक अलग विशेषता है जो वर्तमान समय में तेज गति से विकसित की जा रही है। और इसके माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? तो एक शब्द में कहें तो स्वयं से अपना डिसीजन लेने में सक्षम हो जाएगा। रोबोट क्या करेगा? स्वयं से सीखने, मतलब वातावरण को देखकर सीखेगा और अपने डिसीजन स्वयं लेगा, ठीक है। जैसे सोफिया एक रोबोट आपने देखा होगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित थी। कोई भी व्यक्ति बैठ करके उसके साथ बात कर सकता था, कुछ भी ऐसा प्री डिज़ाइन नहीं था कि भाई शुरू में तुमको यही पूछना है कि तुम्हारा नाम क्या है, ऐसा ही नहीं। वो अपने मन से जो उसको सवाल आते थे दिमाग में, है ना, तो वो अपने हिसाब से पूछती थी। अलग अलग लोगों से उन्होंने इंटरेक्ट किया। इसका मतलब है कि वो अपने निर्णय, अपनी बात करने की और आसपास से सीखने की क्षमता उसमें थोड़ी सी थी, ठीक है। और वो चीज़ों को समझती थी और उसके हिसाब से फिर बात करती थी, कन्वर्सेशन करती थी, है ना। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बड़ा एग्जाम्पल वो सोफिया रोबोट। चलिए अब एक एक पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। नंबर 1, शक्ति का स्रोत। तो शक्ति के स्रोत के लिए मुख्य तौर पर जो रोबोट में इस्तेमाल किया जाने वाला चीज़ है वो है बैटरी, ठीक है। बैटरी का इस्तेमाल मुख्य तौर पर शक्ति के स्रोत के रूप में होता है। वर्तमान में ज़्यादातर लीड एसिड बैटरी का उपयोग एक शक्ति के स्रोत के रूप में किया जा रहा है। कई अलग अलग प्रकार की बैटरियों का उपयोग भी रोबोट की शक्ति के स्रोत में किया जाता है। देखो वर्तमान में यदि हम देखें बैटरी के लेवल पर तो लीड एसिड बैटरी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अब जो है धीरे धीरे लिथियम आयन बैटरी की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है। और लिथियम आयन बैटरी सबसे ज़्यादा पावरफुल बैटरी है जो लंबे समय तक मतलब बनी रहती है और जो ज़्यादा पावर देती है, कम आपकी प्रदूषण जनरेट करती है, उनसे रॉ मटेरियल या अवशिष्ट कम निकलता है, ठीक है। तो बैटरी में वर्तमान समय तक, अब इसमें जैसे आप लोग लिखोगे शक्ति का स्रोत एक शब्द में लिख सकते हो, मुख्य तौर पर बैटरी का इस्तेमाल। और नंबर 1 अभी तक जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही कौन सी बैटरी? लीड एसिड बैटरी। और वर्तमान में जो नया रुझान है वो क्या है? अगला लिथियम आयन बैटरी, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो 2 बैटरी आपको याद रखनी है, और भी बहुत सारी है लेकिन 2 ही बैटरी मुख्य तौर पर, लीड एसिड बैटरी नंबर 1, नंबर 2 लिथियम आयन बैटरी, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैटरी से ही सब कुछ होगा, है ना। आगे बढ़ो। एक्चुएशन, प्रवर्तन का काम, एक्चुएशन का काम। एक्चुएटर मतलब आप ऐसे समझ लो कि जो उसको चला रहा है, जो रोबोट है, रोबोट अब जैसे मान लो कि आपने एक मशीन बनाई है, रोबोट एक मशीन बनाई है और उसको कई सारे टुकड़ों को जोड़ जोड़ करके बनाया है कि नहीं बनाया है?
बहुत सारे टुकड़ों को जोड़कर बनाया। ऐसा तो नहीं कि एक ही मशीन को आपने बिल्कुल ऐसे सांचे में डाला और वो मानव जैसा बन के निकल गया, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। वो एक मशीन है, उसके कई सारे पार्टों को आपने टुकड़ों टुकड़ों में बनाया है, और उन टुकड़ों टुकड़ों को जो जोड़ने वाली तार है ये, ठीक है, ये क्या कहलाती है, जो आपस में उसको, मतलब रोबोट के जो अलग अलग जो पार्ट है उसको जोड़ने वाला जो यंत्र है, जो जोड़ने वाली जो वायर है या जोड़ने वाला जो उपकरण होगा वो क्या होगा, वो उसका एक्चुएटर कहलाएगा। एक्चुएटर मतलब रोबोट के पार्ट को जोड़ने वाला यंत्र, ठीक है, वो एक्चुएटर है। और रोबोट के पार्ट को जैसा जोड़ने वाला यंत्र एक्चुएटर है, वैसे ही हमारे बॉडी पार्ट को जोड़ने वाला यंत्र क्या होता है, मांसपेशियाँ होती है ना, मसल्स होती है, वो मसल्स आपस में जोड़ते हैं। तो वैसे ही जैसा मानव में है वैसे ही एक्चुएटर जो है वो क्या कहलाती है, रोबोट की मांसपेशियाँ कहलाती है। ये रोबोट की मांसपेशियाँ होती है जो संचित ऊर्जा को क्रिया में परिवर्तित करती है। सामान्यतः इसके लिए इलेक्ट्रिक मोटर, सामान्यतः कौन सी मोटर का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में धीरे धीरे इसमें कौन सी मोटर, हाइड्रोलिक मोटर का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। जैसे बैटरी में थी कि हम लीड एसिड बैटरी का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उसकी अब पावर कम है, लिथियम आयन बैटरी उससे ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल हम करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर मांसपेशियों के रूप में या एक्चुएटर के रूप में किसका इस्तेमाल भाई, हाइड्रोलिक मोटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसर, संवेदक, तो जैसे मानव में कितने संवेदक है, कितनी इंद्रियां हैं आपकी, 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों के माध्यम से, जैसे आँख है आपकी, कान है, नाक है, त्वचा है, ठीक है, इन सभी इंद्रियों के माध्यम से आप चीज़ों को समझते हो, देखते हो, ठीक है, और उसके बारे में ज्ञान अर्जित करते हो। वैसे ही ये जो रोबोट है ये इनमें भी ज्ञान अर्जित करने के लिए अलग अलग संवेदक होते हैं, ठीक है। तो मानव इंद्रियों की ही तरह रोबोट में संवेदनाओं के लिए सेंसर लगे होते हैं। सेंसर की मदद से रोबोट अपने आसपास के वातावरण या आंतरिक भागों के बारे में सूचनाएं संग्रहित करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मैंने बताया था आपको, वो क्या है, ड्राइवरलेस कार है। वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए कि आपके पास एक ड्राइवरलेस कार है, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है, मतलब एक सामान्य तौर पर पैसेंजर बैठा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ क्या कौन कर रहा है, कार कर रही है। साइड से यदि कोई कार आ रही होगी, सामने से कोई कार आ रही है, टकराने वाली है, तो पहले ही वो रुक जाएगी ऑटोमेटिक, उसमें ऐसे सेंसर लगे हैं, ठीक है। तो इसमें सेंसर लगे होते हैं। अब सेंसर के लिए अलग अलग प्रकार के सेंसर हैं। तो इसमें टिल्ट सेंसर सेंटर है, नंबर 1 टिल्ट सेंटर। टिल्ट सेंटर क्या काम करेगा, मेजर द स्लॉप और एंगल को ऑब्जर्व करेगा कि भाई कहाँ कितनी ढलान है, कहाँ कितना चढ़ाव है, ये उसके हिसाब से फिर, जैसे मान लो एक कार को इमेजिन करो टेस्ला की, ठीक है, एक कार को इमेजिन करो। अब इन सब सेंसर को वहाँ अप्लाई करने का प्रयास करो कि कार चल रही थी और उसको एक स्लॉप पे ऐसे चढ़ना है। मान लो आपको, मान लो कि आप बाइक चला रहे हो और आप समतल जगह पर चल रहे हो तो आराम से आपका 5वें गियर पे बाइक चल जाएगा। लेकिन आपकी जैसी ढलान आई, थोड़ा सा चढ़ाव आया, तो आपको क्या करना पड़ता है, गियर कम करना पड़ता है, ठीक है, गियर कम करना पड़ता है और फिर आपकी गाड़ी जो है चढ़ती है। वैसे ही कार भी क्या करती होगी, जैसे ही ये टिल्ट सेंटर है, टिल्ट सेंसर है, ये क्या काम करता होगा, जैसे कोई ढलान आया, स्लॉप आया या कोई एंगल बन रहा है, तो वहाँ पर गाड़ी में सेंसर, ये टिल्ट सेंटर सेंसर लगा है, वो उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई करेगा, उसकी गति बढ़ाएगा, उसमें गियर लगाएगा, ठीक है। इस प्रकार के जो भी कुछ कार्य करने हैं वो कौन करेगा, टिल्ट सेंसर करेगा। तो टिल्ट सेंसर एक हो गया, नंबर 1। नंबर 2 प्रॉक्सिमिटी सेंसर, डिटेक्ट एन ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इट, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो टिल्ट सेंटर जो है स्लॉप और एंगल का पता कर रहा था। एक है प्रॉक्सिमेट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये क्या काम कर रहा है, बिना किसी को टच किए सामने से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है या बाजू से जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं उनके बारे में पता लगा रहा है। मतलब ये एक प्रकार से कह सकते हो कि ये आँख है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या है, एक प्रकार की आँख है रोबोट की आँख है, जो आजू बाजू से आ रहे लोगों को देख लेती है, बिना टच किए उनको जान लेती है कि भाई ये सामने से आ रहा है, साइड से आ रहा है, ठीक है। अगला फोर्स सेंसर, विजन सेंसर, ये एक प्रकार का विजन सेंसर भी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेंसर इसमें लगे होते हैं। हमको ये याद रखना है कि भाई सेंसर क्या काम करता है। तो सेंसर के लिए आप दिमाग में ये रखो कि भाई ड्राइवरलेस कार कैसे काम करती है, तो उससे आपको सेंसर के बारे में थोड़ा एक मोटा आइडिया आपके दिमाग में बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रचालक या मैनिपुलेशन,
तो जैसा कि मैंने बताया कि मैनिपुलेशन का मतलब हटाना एक प्रकार से। तो एक वस्तु है, इसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखना, ठीक है ना, यही क्या है, प्रचालन है। और इसके लिए मुख्य तौर पर क्या इस्तेमाल किया जाएगा, तो रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल होगा। इसके लिए मुख्य तौर पर क्या इस्तेमाल होगा, रोबोटिक आर्म, रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल होगा इसके लिए। तो रोबोटिक्स आर्म्स जो है वो प्रचालक का काम करते हैं, जो एक वस्तु को एक स्थान से उठाकर, वस्तु ए को एक स्थान से उठाकर वस्तु ए को दूसरे स्थान पर रखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसमें काम होता है। तो प्रचालक का मतलब वस्तु ऐसे रोबोट का वह पार्ट जो वस्तु को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखता है, और इसके लिए मुख्य तौर पर किसका इस्तेमाल होता है, रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल होता है। चलिए, अब ये जो रोबोटिक आर्म है इसके कई सारे पार्ट है, ठीक है। अब उसको पहले पार्ट देख लो। अब रोबोटिक जो आर्म है, जैसे मान लो एक रोबोटिक आर्म है, ठीक है, इसके अलग अलग पार्ट है। एक पूरा ये रोबोटिक आर्म है, इसका अलग अलग पार्ट है। जैसे नंबर 1, जिससे ये रोबोट आपस में जुड़ा होगा, तो जुड़ा होगा उसको क्या बोलते हैं, एक्चुएटर, या उसका मसल्स, एक्चुएटर कहते हैं, है ना, उसी को हमने मसल्स कहा। नंबर 2, मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर मतलब उसका हाथ। जैसे मान लो कि मैं अपने हैंड की बात करूं, मान लो मैं रोबोट हूं, ठीक है, रोबोट हूं। अब मेरा जो है ये इतना पार्ट, कंधे से लेकर उंगली तक का पूरा पार्ट, अब मैं इसको समझना है हमको। रोबोट में भी यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आपस में जुड़ी है, ये इतना पार्ट, फिर इसके बाद ये वाला पार्ट, ये जो आपस में जुड़ा है, ये जोड़ने वाली चीज़ क्या होगी, एक्चुएटर होगी, मसल्स होगी, है ना। नंबर 2, मैनिपुलेटर। तो मैनिपुलेटर में ये वाला पार्ट आएगा, कौन सा, ये मेरा हाथ, ये मेरा हाथ जो है वो मैनिपुलेटर होगा, ये वाला पार्ट इसका बीच वाला, ठीक है, बीच वाला पार्ट इसका क्या है, मैनिपुलेटर है। और आखिरी में जो ये मेरी उंगलियां हैं जो पकड़ रही है किसी चीज़ को ऐसे, ठीक है, वैसे ही जैसे ये रोबोट का पार्ट पकड़ रहा है, वो क्या कहलाता है, एंड इफेक्टर, सबसे आखिरी में है, इसलिए क्या बोल दिया उसको, एंड इफेक्टर बोल दिया। तो रोबोट के पार्ट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए, और इसमें 3 पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, एक्चुएटर, जो चीज़ों को या हाथ को आपस में जोड़े हुए है। नंबर 2, मैनिपुलेटर, मतलब आपका आर्म, जो मेन आपका हाथ है, ठीक है। और उसके बाद एंड इफेक्टर, मतलब आप रोबोट की उंगलियां, या ऐसा यंत्र जिससे वो कुछ चीज़ों को पकड़ता है, तो जिस पर पकड़ बनाता है वो क्या है, एंड इफेक्टर है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए पीछे चलते हैं थोड़ा, ठीक है। इसमें जैसे एक है लोकोमेशन। लोकोमेशन मतलब गतिशीलता। गतिशीलता के लिए अलग अलग प्रकार के रोबोट में अलग अलग प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। गतिशीलता के लिए आप बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। रोबोट में आप पैर लगा सकते हो, रोबोट में आप चक्के लगा सकते हो, ठीक है, रोबोट में आप पंख लगा सकते हो, अलग अलग प्रकार के। जैसे आपने ड्रोन देखा होगा, ड्रोन में क्या होते हैं, पंख लगे होते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें चक्का लगा है, व्हील लगा है, एक प्रकार का रोबोट है जो एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब गतिशीलता का मतलब है कि रोबोट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है। अब पहुंचाने के लिए आपको अलग अलग प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। नंबर 1, जैसे आपने इसमें चक्के लगाए हैं, इस प्रकार का हो सकता है, इसमें पैर लगे हो सकते हैं, या इसमें ऐसे पंख लगे हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल आप रोबोट को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए करते हो, और वही क्या कहलाता है, गतिशीलता। रोबोट का एक पार्ट है गतिशीलता, ठीक है। और उसके लिए आपने इतनी तमाम प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल किया है। पंख भी वाले रोबोट, जैसे ड्रोन को आपने देखा होगा, ड्रोन में आपने क्या लगा दिया, पंखा लगा दिया ऊपर, पंख या पंखा लगा दिया, ठीक है। जो हेलीकॉप्टर जो उड़ता है वो बिना पंखे के उड़ नहीं पाएगा, जैसे पक्षी जैसे ही काम है, ठीक है। तो मूवी भी देखे हो, एक ओरी मूवी देखे हो, है ना। ओरी मूवी में क्या है, एक गरुड़ नाम का एक रोबोट बना, ठीक है, सॉरी, गरुड़ नाम का एक रोबोट बना, और वो गरुड़ इस प्रकार का दिखता था, ठीक है, बिल्कुल चिड़िया जैसे दिखता था। DRDO ने उसको बनाया, गरुड़ नाम का रोबोट, और उसको उड़ाया। और इसी में यहाँ पर उन्होंने कैमरा फिट कर दिया सामने में, इसकी आंखों में क्या फिट कर दिया, कैमरा। वो जहाँ जहाँ उड़ा उसने जो जो देखा सब कुछ इंडियन आर्मी को भी दिख गया, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा जो है सर्जिकल स्ट्राइक सफल हो गया। तो ड्रोन ऐसे ऐसे काम करते हैं। वो जो आपका ड्रोन कैमरा है वो भी एक प्रकार का रोबोट है, जो आप शादियों में उड़ाते हो, कोई फंक्शन में उड़ाते हो, और भी कहीं कहीं उड़ते रहता है, ठीक है। किसान ड्रोन भी आ गए हैं, ठीक है। तो ये सब ड्रोन जो है वो भी क्या है, एक प्रकार का रोबोट है। मानव के द्वारा क्या किया जा रहा है, उसको निर्देशित किया जाता है। रोबोट में हाथ में मानव क्या करता है, एक हाथ तो रिमोट पकड़ लेता है और रोबोट को, वो जो ड्रोन है उसको उड़ाता है। तो वो भी एक प्रकार का क्या है, रोबोट है।
तो इतने प्रकार के हमारे पास इसके घटक है। एक घटक और नियंत्रक, कंट्रोलर। तो इसमें मुख्य तौर पर वर्तमान समय में जैसे कंप्यूटर में या जो कंप्यूटर आपके पास जो लैपटॉप है उसमें जो चीज़ों इस्तेमाल की जाती है, कंट्रोलर। एक प्रकार से आप कह सकते हो कि रोबोट का क्या है, मस्तिष्क है, रोबोट का मस्तिष्क, रोबोट का मस्तिष्क है। और रोबोट के मस्तिष्क को ही कंट्रोलर करते हैं। मेन डिसीजन जो लेने वाला, जैसे मुख्य तौर पर यदि हम बात करें तो कंप्यूटर या रोबोट जो काम करता है तो अंदर में जो क्रियाएं होती है उसकी, उन क्रियाओं को करने वाला एक नियंत्रक है। और नियंत्रक के रूप में ये जो चीज़ें आपने जनरेशन के हिसाब से कंप्यूटर में पढ़ी थी, ठीक है, नंबर 1 पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर, फिर आईसी चिप, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी कार्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में है। ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल इसमें भी होता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर का, आईसी चिप का, माइक्रो प्रोसेसर का, मेमोरी कार्ड। और वर्तमान समय में किसका इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगला और नेक्स्ट घटक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको पता है, नाम ही है उसका हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मतलब कोई जो मशीन है जिसको मानव ने बनाया है, उपकरणों से बनी है ना, धातुओं से बनी है, उसमें मानव जैसे सोचने की क्षमता विकसित कर देना, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मानव जैसी सोचने की क्षमता का मतलब ये है कि वो अपने आसपास के वातावरण में रहकर, देखकर चीज़ों को सीखे, मानव के निर्देशों पर नहीं बल्कि स्वयं से अपने डिसीजन ले सके। यही उसका क्या होगा, रोबोटिक्स का अगला पार्ट होगा। ये रोबोट का सबसे हाई स्टेज या सबसे अंतिम चरण वाली प्रोसेस है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें डाला जाए और रोबोट एक मानव के जैसा बिहेव करने लगेगा, ठीक है। और इसी को सबसे खतरनाक भी माना जा रहा है। तो इतनी सारी चीज़ों को हमने देख लिया, रोबोट के घटक, रोबोट का परिचय देखा, रोबोट के नियम देखे, रोबोट का इतिहास देखा, रोबोट के घटक देखे। ये 4 चीज़ें हमने देख ली, बाकी चीज़ों को हम कल देख लेंगे, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट होगा, इसमें हम मुख्य तौर पर रोबोट के प्रकार, भारत में रोबोटिक्स का क्या इतिहास है, कौन सी संस्था काम करती है, और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा वो ये कि कौन कौन से रोबोट है जो वर्तमान में चर्चा में है, या भारत में कितने रोबोट है, कहाँ कौन सा रोबोट काम कर रहा है, विश्व स्तर पर कौन सा रोबोट है, कहाँ कौन सा रोबोट ने काम किया है। जैसे नासा के बहुत सारे रोबोट है ना, तो उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। चलिए ठीक है।